जामुन की दीवानी 4 प्रेग्नेंट चुड़ैल। अरे राधा, क्या कर रही है? जा जल्दी से जामुनों को साफ करके धो ले, इन्हें आज बाजार में बेच कर भी आना है। अभी जाती हूँ माँ। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। हाय हाय, इस बारिश को भी अभी होना था। अब मैं जामुन बेचने कैसे जाऊंगी? मुझे तो भीगते हुए ही जाना पड़ेगा। नहीं गई तो घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। बेचारी कल्याणी जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। जामुन ले लो, जामुन ताजे ताजे जामुन, खट्टे मीठे जामुन, जामुन ले लो जामुन। तभी बारिश में छाता लिए हुए एक औरत कल्याणी के पास आती है और उससे कहती है, अरे अम्मा, इतनी बरसात में जामुन कैसे बेच रही हो? अपनी तबीयत का ख्याल तो रखो। इतनी बरसात में बीमार पड़ जाओगी, बीमार। अरे बिटिया, अब तुम्हें क्या बताएं, घर चलाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। चलो अम्मा, अब मैं आपको और क्या ही कह सकती हूँ। मुझे 1 किलो जामुन दे दो। कल्याणी 1 किलो जामुन तोलकर उस औरत को दे देती है, जिसके बाद वो औरत अपना छाता लिए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है, जिसके बाद कल्याणी यहाँ वहाँ गांव भर में जामुन बेचती रहती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके ज्यादा जामुन बिक नहीं पाते। शाम होते होते बेचारी कल्याणी जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही होती है। आज तो किसी ने सही से जामुन भी नहीं खरीदे। बहुत ही कम पैसों की कमाई हुई है। इतने कम पैसों में घर का गुजारा कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। कल्याणी अपनी रेडी लेकर चलती रहती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है और एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। घर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। कल्याणी लेट जाती है, जिसके बाद उसे अचानक से नींद आ जाती है। तभी वो विशाल पेड़ एक जामुन के पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ पर 4 प्रेग्नेंट चुड़ैल बैठी होती हैं। अरे, ये औरत कौन है जो हमारे पेड़ के नीचे इतने आराम से बैठी है? इसकी हालत से तो पता लगता है कि ये बहुत ही गरीब है। क्या हमें उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए? अरे जरा देखो, इसके पास कितने सारे जामुन हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जैसे ही चारों प्रेग्नेंट चुड़ैलों की नजर कल्याणी की रेडी पर रखे जामुनों के ऊपर पड़ती है, वो चारों अपने आप को रोक नहीं पाती और तुरंत रेडी पर पहुंचकर जामुन खाने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है! कितने दिनों बाद मैंने जामुनों को टेस्ट लिया है। ये जामुन तो बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टे मीठे हैं। मजा ही आ गया। भला हो इस औरत का, जिसकी वजह से हमें जामुन खाने को मिले। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये औरत है कौन और इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? बेचारी बहुत ही परेशानी में लग रही है। हमें इससे इसकी परेशानी पूछनी चाहिए। वो चारों चुड़ैलें कल्याणी के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। तभी छाया कहती है, अरे अम्मा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? बहुत ही बीमार लग रही हो। कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। छाया की आवाज सुनते ही कल्याणी की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो अपने सामने 4 प्रेग्नेंट चुड़ैलों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और वो भी 4 चुड़ैल। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। देखिए, हमसे डरिए मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी ऐसी हालत क्यों हुई। चुड़ैल के समझाने के बाद कल्याणी उनकी बात समझ जाती है और उन्हें अपना दुख दर्द बताने लगती है, जिसे सुनकर सभी चुड़ैलों को बहुत दुख होता है। तभी कल्याणी उन चुड़ैलों से उनके बारे में पूछती है। अरे, तुम चारों ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर तुम चारों एक साथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी चुड़ैल कैसे बनी? और इस जामुन के पेड़ के ऊपर तुम क्या कर रही हो? हम अपनी मर्जी से जामुन के पेड़ पर नहीं हैं। दरअसल हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये एक भूतिया जामुन का पेड़ है। क्या कहा? भूतिया जामुन का पेड़? लेकिन ये जामुन तो काफी रसीले और स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या मैं इनमें से एक तोड़कर खा सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने इसके जामुनों को तोड़कर खा लिया तो तुम हमारी तरह एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाओगी। क्या कहा? चुड़ैल? इसका मतलब जीवित होकर मैं मर जाऊंगी? ना बाबा ना, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना है और उनके सभी सपनों को पूरा भी करना है। हमसे भी यही गलती हो गई थी। हम चारों बहनें एक दिन इस जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। तब हमने इस पेड़ के नीचे कई सारे जामुनों को गिरा हुआ देखा, जिसके बाद हमने उन जामुनों को उठाकर खाना शुरू कर दिया।
खाने की ही कुछ देर बाद हम चारों के चारों चुड़ैल के रूप में आ गए। हमें इस पेड़ से तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई हमें 21 दिन तक किसी अच्छे जामुन के पेड़ के जामुन खिला देंगे। हमने यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हम चारों बहनें चुड़ैल हैं, जिसकी वजह से सब हमसे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर सही समय तक हमें मुक्त नहीं किया गया तो हम हमेशा के लिए ही चुड़ैल बन जाएंगी और हमारे बच्चे भी हमारे साथ इसी रूप में रह जाएंगे। ये सुनकर कल्याणी को बहुत हैरानी होती है, जिसके बाद कल्याणी बिना संकोच किए उन चारों चुड़ैलों से कहती है, तुम चारों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरे 21 दिन तक जामुन जरूर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद कल्याणी हर रोज अपने बचे हुए जामुनों को लाकर उन चारों चुड़ैलों को खिला देती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और आखिरी में 21वां दिन भी आ जाता है। आज आखिरी दिन है उन चारों चुड़ैलों को जामुन खिलाने का, जिसके बाद वो बेचारी जामुन खाकर उस भूतिया पेड़ से आजाद हो जाएंगी। ऐसा सोचकर कल्याणी 21वें दिन जामुन लेकर जंगल में जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो चारों चुड़ैलें उसे देखकर उसके पास आती हैं और जामुन उसके हाथों से लेकर खाने लगती हैं। देखते ही देखते उन चारों चुड़ैलों के अंदर से एक सफेद कलर की रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो चारों चुड़ैल वापस से इंसान के रूप में आ जाती हैं। आखिरकार हम वापस अपने इंसानी रूप में आ ही गए। अब हम चारों अपने बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बहनों, मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। दया के इतना कहते ही बाकी की तीनों लड़कियों को भी पेट में दर्द शुरू होने लगता है, जिसे देखकर कल्याणी को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो चारों अपने बच्चों को जन्म देने वाली हैं। तभी कल्याणी उन चारों की मदद करती है और कुछ ही देर में उन चारों के बच्चे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो चारों लड़कियां कल्याणी से कहती हैं, आपने तो हमारी सारी परेशानियां भी दूर कर दी और हमारी इतनी मदद की। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने जो हमारे लिए किया है वो कभी कोई किसी के लिए नहीं करता। मेरे पास तो आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप तो हमारे एक फरिश्ता हो। बताओ हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तुम चारों पहले की तरह ठीक हो गई हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहना। कल्याणी के इतना कहते ही छाया के बच्चे के पेट से सोने के सिक्के निकलते हैं और काया के बच्चे के पेट से हीरे निकलने लगते हैं और माया के बच्चे के पेट से खूब सारा पैसा निकलने लगता है। वहीं दया के बच्चे के पेट से खूब सारा खाना निकलने लगता है, जिसे देखकर वो चारों के चारों हैरान रह जाते हैं और उनके बुरे वक्त में अब उनका साथ देने के लिए कल्याणी को ये सारा सोना, पैसा, हीरे और खाना दे देती है। कल्याणी वो सब अपने घर ले आती है और एक खुशहाल जीवन जीने लगती है। हैंडपंप पर आना मना है। अरे ये चिलचिलाती गर्मी साली हर बरस दस्तक देने के साथ पूरे गांव को धधकती भट्टी की तरह जलाने लगती है। ये जेठ की रात भी लुबरी दोपहरिया से कम नहीं है। पसीने से सराबोर भीमा बाल्टी उठाकर रात में हैंडपंप के पास आकर नहाते हुए कहता है, अब जाके शरीर को ठंडक पड़ी है, 2-4 लोटा और उड़ेल लेता हूँ। भीमा पुनः हैंडपंप चलाने लगता है। तभी एक दोहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, चले जाओ, हैंडपंप पर आना मना है। आवाज सुनकर वो हैंडपंप चलाना रोक कर कहता है, अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कोई बुदबुद आया हो। रात का मंजर है, आकाश के परिंदे की शोर होगी। अचानक उसकी नजर बाल्टी में भरे खून पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, खून? अरे कहीं हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? भूतिया हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ बाहर निकलकर कहती है, कहा था ना हैंडपंप पर आना मना है, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को देखकर भीमा की चीख निकल जाती है और वो कहता है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों नींद से जागो, हैंडपंप पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कोई नहीं आएगा तुझे हमसे बचाने। दोनों चुड़ैलें उसको घेर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भीमा कब कपाते हुए पीछे खिसक कर कहता है, हे गंगा मैया, इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा लो। तुझे हम चुड़ैल से ना कोई इंसान बचा सकेगा, ना ही कोई भगवान। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी। दोनों उसको मौत के घाट उतार देती हैं और चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ,
इसने तो थकाकर हमारे पसीने बहा दिए। जब हैंडपंप है तो काहे का गम है। चुड़ैल अपनी भूतनी बेटी को भूतिया हैंडपंप के अंदर से निकल रहे खून से नहला देती है और दोनों चुड़ैल हैंडपंप के पास बैठकर सारी रात लोगों के आने की राह ताकती हैं और सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाती हैं। लगातार हो रही मौत देखकर गांव वालों के मन में बेतहाशा दर्द था। एक रात एक दंपत्ति सड़क से गुजर रहा था। सुनो जी, और कितना दूर जाना है? अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। इस सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? कुछ दूरी चलने के बाद रजनी की नजर एक गांव के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो कहती है, समयपुर गांव। अजी इस गांव में कोई प्याऊ या हैंडपंप तो जरूर होगा। चलो ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। दोनों सीमा पार करके गांव में कदम रखते हैं। तभी चुड़ैल अपने मायाजाल से हैंडपंप के पास एक बोर्ड बना देती है जिसे पढ़कर सागर कहता है, हैंडपंप पर आना मना है। रजनी चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता इस हैंडपंप का पानी पीना उचित रहेगा। पगला गए हो क्या? इतने मीलों की दूरी हमने इस आदेश का पालन करने को नहीं बल्कि अपनी प्यास बुझाने को तय की है। दोनों हैंडपंप से पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं। तभी हैंडपंप से उन्हें एक आवाज कहती है, हैंडपंप पर आना मना है। सागर, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हैंडपंप के अंदर से आ रही थी। फिर दोनों की नजर अपने आप चल रहे हैंडपंप पर पड़ती है और चुड़ैल अंदर से निकलकर कहती है, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, हैंडपंप पर तेरी नो एंट्री। मूर्ख, क्या तुमने पढ़ा नहीं? हैंडपंप पर आना मना है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारा है। हमने इस हैंडपंप से 2 घूंट पानी ही तो पिया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने हमारे हैंडपंप का पानी बिना हमारी इजाजत के पिया। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। चुड़ैल की टोली सागर की आंखों के सामने रजनी को बेरहमी से मार देती है और चुड़ैल कहती है, अब तेरा क्या होगा कालिया? माँ, इसका शिकार मैं करूंगी। मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। मुझे बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। सागर फुर्ती के साथ गांव के एक दरवाजे के आगे जा गिरता है। अचानक दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और सागर को अंदर खींच लेता है। सागर गहरी सांस भरकर कहता है, बाल बाल बच गया। फिक्र मत करो तुम, यहाँ महफूज हो। ये चुड़ैल हैंडपंप की रेखा को पार नहीं करती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात के समय हैंडपंप पर जाना मना है। वो चुड़ैल कौन है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उनको सामने से देख सके। एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जो हैंडपंप से जुड़ी हुई है। समयपुर गांव में रहने वाली निर्जला पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी नीरा के साथ रहती। वो रईसों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, पर अचानक वो इस कदर बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ हैंडपंप पर पानी भर रही थी। तभी कादम्बरी कहती है, थो सत्यानाश हो। अरे क्या अपनी कोढ़ की बीमारी हम सबको लगा कर ही रहेगी? काकी, मेरी माँ को कोढ़ नहीं है। ये माँ बेटी हैंडपंप में छुआछूत फैलाकर हमें भी कोढ़ की बीमारी लगाएंगे। हैंडपंप के पास लगी भीड़ को देखकर गांव से गुजर रहे मुखिया वहां आकर कहते हैं, अरे हैंडपंप से अमृत बरस रहा है क्या, जो सबने एक साथ यहाँ जमावाड़ा लगा रखा है? मुखिया जी, आप तो जानते हैं पूरे गांव में जलापूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप है। इसके पूरे शरीर पर सफेद चकत्ते पड़े हुए हैं। इसे गंभीर रोग है। यह तो कोढ़ की बीमारी लगती है। गांव वालों, इन दोनों माँ बेटी को इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। खबरदार जो आज के बाद इस हैंडपंप के पास नजर आई तो। मुखिया जी, अपने गांव घर को छोड़कर इस कड़कती गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मरो। दोनों रोते बिलखते हुए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं, पर दोनों पानी के अभाव और गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। अचानक बीमार नीरा कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी लाकर दूं? यहाँ तो कोई नदी, नहर, तालाब भी नहीं। निर्जला गांव में घुसकर हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश करती है। तभी जालिम मुखिया उसका हाथ मरोड़ कर कहता है, तेरी मजाल कैसे हुई अपने महारोग भरे हाथ से हैंडपंप छूने की? मुखिया जी, मेरी बेटी प्यास के मारे तड़प रही है।
अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जा, भाग यहाँ से। प्यास के कारण निर्जला की बेटी दम तोड़ देती है। यह सदमा निर्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान दे देती है। फिर दोनों मरकर चुड़ैल बनकर हैंडपंप पर कब्जा कर लेते हैं। हैंडपंप की चुड़ैल वही दोनों हैं। अब पश्चाताप ही चुड़ैल के कहर से इस गांव को अब बचा सकता है। आधी रात सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हैंडपंप के पास आकर उन्हें पुकारते हैं। मैं जानता हूं कि तुम यही हो निर्जला, बाहर आओ। चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गया तो, सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हमें माफ कर दो निर्जला। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ हुआ वो भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे इसी पश्चाताप के लिए आज तक हम भटक रही थी। अब हम चैन से मुक्त हो सकती हैं। गांव वालों के पश्चाताप को देखकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हैंडपंप छोड़कर चली जाती हैं। चुड़ैल की भिंडी। मदनलाल का सब्जियों का खेत था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, खेत में तो सबसे ज्यादा भिंडी की उपज हुई है और इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा, बड़ी मोटी कमाई होगी मेरी। उसी दिन शाम मदन मंडी के लोगों से महंगी भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है, तो देखता है कि उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियां कहाँ गईं? मदनलाल अपनी भिंडियों को पूरे खेत में देखता है। वहां खेत के सबसे अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखकर कहती है, मदनलाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडियों को मैं गायब कर दूंगी, जिसके बाद तू किसी को महंगा बेच ही नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके खेत से सारी भिंडी ले जाती है। फिर चुपके से गांव वालों के दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दिया करती थी, जिससे वो गांव वाले एक टाइम की अपनी भूख मिटा पाते थे। शीला सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है कि उसे कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती हैं, जिसे वो हाथ में लेकर कहती है, अरे ये इतनी सारी भिंडियाँ यहाँ किसने रखी हैं? और ये तो बहुत महंगी भी है। अरे होगा कोई, हमें क्या, जिसने हमें भिंडियां दे दी। पर कौन रमन? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? ठीक है, तो आज मैं खाने में मसाला भिंडी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? जल्दी बनाओ शीला, अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है मसाला भिंडी का नाम सुनकर ही। शीला मसाला भिंडी बनाकर रमन को खिला देती है। दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं और सिर्फ शीला ही नहीं, गांव के और भी औरतों के दरवाजे पर चुड़ैल ने भिंडी रखी थी। वहीं दूसरी ओर मदनलाल केमिकल खाद से अपनी भिंडियों को जल्दी उगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे महंगी भिंडियों को बेचकर ज्यादा मुनाफा हो। कुछ ही हफ्तों में मदनलाल के खेत में भिंडी उग जाती है। तभी मदनलाल कहता है, अरे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी और जल्दी भिंडी उगाई है। अब जल्दी से इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मदनलाल, कितना भी तू अपने फायदे के लिए भिंडियों को उगा ले, जो तू चाहता है ना वो तो मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी उगाई हुई भिंडियों को गायब करती है और ले जाकर फिर किसी गरीब के दरवाजे पर भिंडी रख देती है। आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का मदनलाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अपनी भिंडियों को फिर से गायब देखकर मदनलाल आग बबूला हो जाता है और बार बार भिंडियों की खेती करने के लिए वो केमिकल खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से अच्छी भिंडी नहीं उगती। वहीं चुड़ैल भी उसकी सारी भिंडी को हमेशा की तरह गायब करके लोगों को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे शीला मंदिर से लौट रही थी, तो वो चुड़ैल को अपने दरवाजे पर भिंडी रखते हुए देख लेती है और वो कहती है, इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुपके से चुड़ैल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिससे लोगों के मन में चुड़ैल के प्रति नरम भावना जागृत होती है। अगले दिन मदनलाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे के तार से घेरा बना देता है, जिससे उसकी भिंडी कोई ले जा ना सके। लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसकी भिंडियां तोड़कर टोकरी में रखती है।
मदन लाल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी तेरी भिंडियाँ ले जाऊंगी। तू मुझे इन तारों से भी नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो भिंडी तोड़ती है कि चुड़ैल की सारी भिंडियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे मदन लाल को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। ये देख वो कहता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल जिसने इतनी टाइम से मेरी भिंडी चुराई हुई है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये बोलकर चुड़ैल उसकी सारी भिंडियां लेकर चली जाती है और मदन लाल कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा चुड़ैल, सारे गांव वालों को अभी बताता हूँ और तांत्रिक भी तुझे ठिकाने लगा ही देगा। ये बोलकर मदन लाल चुड़ैल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को बता देता है। अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है, वो तुम सबको जान से मार डालेगी, बच के रहना तुम सब। उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियां चुरा ली, तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है, सब गरीब लोगों की मदद किया आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो उस चुड़ैल को हमें मदन लाल से बचाना चाहिए। हाँ बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ, उस चुड़ैल को हमें कैद करवाना होगा। हम नहीं बुलाएंगे तांत्रिक को, समझा तू मदन लाल? इतने में आंधी की तरह चुड़ैल वहां आती है और उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला तूने? तू मुझे तांत्रिक के हवाले करेगा? जी तो चाहता है तेरी जान ले लूं, जैसे तूने मेरी ली। क्या तुम्हारी जान मदन लाल की वजह से गई? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं इस मदन लाल के खेत में काम करती थी। भिंडी के सीजन जैसे ही आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियां चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने मदन लाल के खेत से भिंडी चोरी की तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल मदन लाल को मारने जाती है तभी मदन लाल गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो, अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूंगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा, छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ, छोड़ दो। तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो, और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मदन सबको फ्री में और सस्ते में सब्जियाँ देता था। चुड़ैल बनी गरीबों की मसीहा। बंसीपुर के छोटे से गांव में एक हरिया नाम का गरीब किसान रहा करता था। हरिया अपने खेत में खेती बाड़ी करके अपने घर का खर्चा निकाला करता था। एक रोज की बात है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? सावरी, पूरी साल की मेहनत खराब हो गई मेरी। आप दुखी क्यों होते हो? सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। तभी दरवाजे पर खटखट होती है। अरे दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अबे हरिया के बच्चे कहाँ बैठा है छुप के? जल्दी से बाहर निकल और मेरा पैसा दे। लगता है जमींदार आ गया है। अब मैं इसको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
हरिया बहुत ही डरते हुए दरवाजा खोलता है। दरवाजे के सामने जमींदार खड़ा होता है। क्यों बे हरिया के बच्चे, कितने घंटे बाद तूने दरवाजा खोला है? अबे तुझे याद है ना, तूने अपनी जमीन के कागज रखकर मुझसे पैसे लिए थे। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, अब मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय तो दे दो, मैं आपका सारा पैसा उतार दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पैसा, सारा पैसा वापस चाहिए। ऐसा जुल्म मत करो मालिक, 2 लाख रुपए मैं 2 दिन में कैसे चुकाऊंगा? अरे कम से कम 1 साल का समय तो दो, मैं दोबारा से मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। 2 दिन का मतलब 2 दिन। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो तू अपने और अपने परिवार के बारे में सोच लियो। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हरिया बहुत परेशान हो जाता है और अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय हरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सोने लगता है। और आधी रात के समय हरिया अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहा है तू? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी बच्चों को भूखा कैसे देखूं? इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। ये सोचकर हरिया रात के समय अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर गांव के नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वह अपनी जान देने वाला होता है। बहुत हुआ, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। मैं अब और ये परेशानी नहीं झेल सकता, आज मैं हर एक चीज से मुक्त हो जाऊंगा। इतना कहकर हरिया नदी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक से उसे कोई पकड़ लेता है। जैसे ही हरिया पीछे मुड़कर देखता है, चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? अरे छोड़ 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 दे मुझे, अब क्या मुझे मार कर ही दम लेगी? चुड़ैल हरिया को पकड़कर वहां से एक तरफ खड़ा कर देती है और उससे कहती है, अरे बुड़बक्का नाती, हम तो कब बचाने खातिर यहाँ आई हूँ, काहे यहाँ दुब के अपनी जान देवत हो? तुम एक चुड़ैल होकर मेरी मदद कैसे कर सकती हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अरे हम तो का क्यों परेशान करी, तुम तो पहली परेशान होवा तो। अरे मैं तो यहाँ तो का बचान खातिर आई हूँ, लेकिन लागत है तू बहुत परेशानी में हो। चुड़ैल की बात सुनकर हरिया उसे अपने साथ हुई सभी परेशानी के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर चुड़ैल उससे कहती है, खुदकुशी करने से कौनो परेशानी का हल नहीं निकले, तो का परेशानियों का सामना करना आना चाहिए और परिवार खातिर जीना भी आना चाहिए। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से हरिया को ढेर सारा सोना, पैसे, हीरे दे देती है। ई मेरी तरफ से तोहार ले एक तोहफा, इससे तोहार सबन परेशानी दूर हो जाए। लेकिन बिटुआ, कबो मरण की नहीं सोचना, ई बहुत बड़ा पाप है। अरे तुम चुड़ैल नहीं, तुम तो मसीहा हो, मसीहा। आज तुमने वो कर दिखाया जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कभी नहीं करता। ऐसा कहकर हरिया सोना, पैसा, हीरे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और वह दोबारा से खेती करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चुड़ैल को रात के समय गांव के अंदर एक औरत के रोने की आवाज आती है। अरे ई रात के समय कौन है जो रो रहा है? कुछ गड़बड़ लागत है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चुड़ैल गांव में पहुंचकर आवाज का पीछा करने लगती है, जिसके बाद वह एक घर के सामने आकर रुकती है, जिसकी खिड़की में से वह झांक कर देखती है कि एक बहू अपनी लाचार बेबस सास को एक छड़ी से मार रही होती है। बोल बुढ़िया, कहाँ रखा है सारा पैसा? मैं जानती हूँ तूने पैसा छुपाया है, जल्दी से अपनी जुबान खोल, वरना ऐसे ही मारती रहूंगी तुझे। बहू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं छुपाए, ऐसा नीच काम मैं कभी नहीं कर सकती, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर उस बेचारी औरत की बहू उसे बहुत ही बुरी तरह मारने लगती है। ये सब देखकर चुड़ैल से रहा नहीं जाता और वह तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुहार अंदर बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है? अरे तुहार बड़े बूढ़े हैं, अपनों से बड़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये तुमने बहुते बुरा किए हो, की सजा हम तो का जरूर दे। चुड़ैल को देखकर उस औरत की बहू बहुत ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, कोई मेरी मदद करो, इस चुड़ैल को मेरे पास से भगाओ। लागत है बिटिया तो का डर तो हम अब लगाई, देखती जाओ कैसन अब हम तो का मजा चखाई।
तभी चुड़ैल उसके हाथ से छड़ी छीन लेती है और उसको मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह उसे वहां से भगा देती है और उस बूढ़ी औरत से कहती है, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहन करने वाला होवत है। अगर इसी प्रकार जुल्म सहते रहोगी तो एक दिन जालिम लोगों के हाथों मारी जाओगी। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और वह बूढ़ी औरत खुद से कहती है, मैंने इस दुनिया में फरिश्ते तो देखे, लेकिन एक चुड़ैल फरिश्ता पहली बार देखा है। ये फरिश्ता नहीं, ये तो गरीब लोगों का मसीहा है। ऐसे ही हर रोज चुड़ैल कभी किसी की मदद करती तो कभी किसी की मदद करती। ये बात गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है कि गांव के अंदर एक चुड़ैल मसीहा है जो गरीब लोगों की मदद करती है। लेकिन ये बात गांव के मुखिया को एक आंख भी नहीं भाती, जो कि गांव में सबसे अमीर आदमी था। और वह एक दिन अपने आप से कहता है, ये गांव वाले चुड़ैल मसीहा करके बहुत चिल्ला रहे हैं। इस गांव में एक ही मसीहा है और वो मैं हूँ। अब देखता हूँ इनकी मसीहा इन्हें कैसे बचाने आएगी। इतना कहकर मुखिया अपने कुछ आदमियों को गांव के गरीब लोगों के घर भेज देता है अपना पैसा वसूल करवाने के लिए। और जो लोग पैसा नहीं देते, मुखिया के आदमी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। तभी गांव के सभी लोग चुड़ैल मसीहा को याद करने लगते हैं, जिसके बाद उसी क्षण वहाँ चुड़ैल प्रकट होती है। बहुते हुआ तुम लोगन का। आज के बाद ही गांव में गरीब लोगन के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, और अगर किसी ने गरीब लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया के गुंडों को बहुत बुरी तरह मारती है और उन्हें अच्छा सबक सिखाकर वहां से भेज देती है। जिसके बाद मुखिया अपने आदमियों का इतना बुरा हाल देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं गांव के सभी लोग चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर उससे कहते हैं, तुम हमारी मसीहा हो। आज तुम्हारी ही बदौलत हम गांव वाले एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। देखो, तुम लोगन का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है, लेकिन अब हमरे जाने का वक्त आ गया है। अब हमका यहाँ से जाने दो, लेकिन कभी हमारी जरूरत पड़ी तो तुम लोग हमका याद कर लेना। हम तुम्हार मदद करने के लिए फौरन चली आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद कभी भी गांव के गरीब लोगों को चुड़ैल की मदद की जरूरत पड़ती तो चुड़ैल उनकी मदद करने आ जाती। ऐसे ही गांव वाले अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विक्रम अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर अपनी बेटी नैना को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी अपनी पत्नी अनुपमा को कहता है, अनुपमा, मेरा टिफिन दे दो, मुझे लेट हो रहा है। जी अभी 2 मिनट में लाई। अरे बाप बेटी, दोनों ऐसे ही थोड़ा खाकर चले जाओगे तो फिर खाली पेट में काम कैसे करोगे? आप चिंता मत करो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। अरे दादी, आपकी पोती तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ये बोलते ही विक्रम नैना को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय होता है। कांता कहती है, अरे बहू, मेरा तो बहुत जी मचल रहा है। ये घर कितना छोटा बना है, घुटन महसूस होती है। वैसे माँ जी, हमारा पहले वाला घर कितना खुला खुला था ना, बड़ा सा। और माँ जी, आप बाहर आंगन में एक पेड़ है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। आपको बहुत ठंडी हवा आएगी पेड़ की छांव में, तो आपको घुटन भी महसूस नहीं होगी। ये तूने ठीक कहा बहू। ये बोलते ही कांता पेड़ के नीचे बैठ जाती है और कहती है, आहा, पेड़ के नीचे बैठकर बहुत बोरिंग लग रहा है। अरे यहाँ साइड में तो रस्सी पड़ी है, क्यों ना इस पेड़ पर एक झूला बना लूं उससे। ये बोलते ही कांता रस्सी से पेड़ पर एक झूला बांध लेती है और झूलने लगती है। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। मैं तो बचपन की यादों में चली गई। झूला झूलते हुए कांता बहुत हंस रही थी। तभी उसकी तेज आवाज सुनकर अनुपमा बाहर आ जाती है और अपनी सास को यूं करता देख कहती है, अरे माँ जी, लगता है आपका बचपना वापस लौट आया है। जरा आराम से झूलिए, कहीं लग गई तो। अरे बहू, तेरी सास की हड्डियों में अभी भी ताकत है, कुछ नहीं होगा मुझे। तू भी झूल ले, आजा। अपनी सास की बात सुनकर अनुपमा भी उसे झूले पर झूलने लगती है। एक बार झूले पर झूलने के बाद दोनों झूलना बंद नहीं करती हैं। कभी सास झूलती तो कभी बहू। तभी कांता का पति महेश आकर कहता है, अरे कांता, अनुपमा, बहू, तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से तुम दोनों को पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरी दवाई और चश्मा नहीं मिल रहे हैं, कोई तो दे दो मुझे। अरे ये क्या बच्चों की तरह तुम दोनों झूला झूल रही हो? अजी वो बेचैनी सी हो रही थी तो मैं झूला झूलने लग गई इस पेड़ पर।
सॉरी बाबूजी, मैं आपको अभी आपकी दवाई और चश्मा ला कर देती हूँ। ये बोलते ही दोनों घर में वापस आ जाती हैं और अनुपमा महेश को उसकी दवाई चश्मा दे देती है। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाने के बाद सो जाते हैं, मगर कांता अपनी खिड़की से उस झूले को देख रही थी और देखते ही देखते उस झूले पर झूलने चली जाती है और हंसने लगती है। घर के सभी लोग उसकी हंसी की आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं, अरे माँ, इतनी रात को आप हंसकर झूले पर क्यों झूल रही हो और झूला कब लगा? अरे वो माँ जी ने सुबह लगा दिया था। पर माँ जी, इस टाइम आप क्या कर रही हो? कांता, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। तीनों कांता से पूछते हैं, मगर कांता मंद मंद मुस्कुराकर उनकी बातों को अनसुना कर कर झूलती रहती है। फिर किसी तरह महेश अपने साथ अपने कमरे में उसे ले जाता है, जहां वो उसके साथ सो जाती है। अगले दिन महेश को अपने साथ कांता नहीं दिखती, तभी वो उसे पूरे घर में ढूंढता है। अनुपमा महेश भी उसे ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। तब महेश उसे झूले के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पेड़ पर एक रस्सी के सहारे लटकी हुई है। ये देखकर पूरे परिवार की चीख निकल जाती है। अरे कांता, ये क्या हुआ? अरे तुमने खुदकुशी क्यों की? अरे जरा मेरे बारे में तो सोचा होता। क्यों किया तुमने? क्या मैंने कल रात को तुम्हें झूले के लिए डांटा था इसलिए? माँ कल इतनी खुश थी, भला वो खुदकुशी क्यों करेगी? दादी, दादी, क्या हुआ आपको? दादी, वापस आ जाओ ना दादी, ये क्या हो गया आपको? अनुपमा, नैना को अंदर ले जाओ। 1 महीना बीतता है। महेश को कांता की कमी बहुत खलती है। वो उसकी तस्वीर को ही देखता रहता था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहां कांता पेड़ पर झूला झूलती दिखाई दे रही थी। महेश भी उसी झूले पर झूलने चला जाता है। कुछ देर बाद वो भी खुश होकर उस पर झूलने लगता है और हंसने की आवाज आती रहती है। रात के 12 बजे घर के पेड़ के पास से विक्रम और अनुपम महेश के हंसने की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। अरे पिताजी, आप इस समय झूला क्यों झूल रहे हैं? आप कब से बच्चे बन गए? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी आपको? हम उनके सामने है ना हमें देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, बस अपने आप ही झूले पर बैठकर मन मन मुस्कुराए जा रहे हैं। शायद बाबूजी को माँ की याद सता रही है, इसीलिए वो उनकी तरह झूले पर झूल रहे हैं। हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। हफ्ता बीत जाता है। महेश इसी तरह गुमसुम रहता तो कभी हंस हंस कर उस पर झूला झूलता रहता। अधिकतर समय पेड़ पर ही गुजारता। अगले दिन दोपहर के समय अनुपमा महेश को उठाने के लिए बुलाती है तो देखती है कि उसकी जीभ बाहर, आंखें बंद और लाश पेड़ की रस्सी पर झूल रही थी। महेश ने खुदकुशी कर ली थी। ये देखकर अनुपमा जोर से चिल्लाती है, बाबूजी, ये क्या हुआ आपको? विक्रम, जल्दी आइए, देखिए ना क्या हुआ बाबूजी को। पिताजी, पिताजी, आप भी चले गए। अब हमें छोड़कर सब चले गए। माँ भी चले गई, आप भी चले गए। क्यों? आखिर क्यों आपने ऐसा किया? विक्रम, हमारे घर को किसी की नजर लग गई। विक्रम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ दिन बाद उसकी बेटी भी देर रात तक उसी झूले पर झूलती है। बिल्कुल वही हरकतें करती है। कभी थोड़ी देर में घर में बैठती और फिर झूले पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराती। और अगले दिन उसकी भी पेड़ पर लटकती हुई लाश मिलती है। अनुपमा रोते हुए अपना सिर पीटते हुए कहती है, अरे ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची ने खुदकुशी क्यों की? अरे ये क्या हो गया विक्रम जी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर इस घर में कोई बात है। यूं अचानक ही माताजी, पिताजी और नैना ने ये खुदकुशी करके नहीं मर सकते। जरूर इस घर में कुछ है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम बात तो ठीक है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अनुपमा गुस्से में उस पेड़ पर से झूले की रस्सी ही निकालकर फेंक देती है और विक्रम उसे अंदर ले जाता है। 2 दिन बाद विक्रम के चेहरे पर बहुत पसीने आते हैं। वो कमरे में बंद होता है, जहां एक चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, मार डालूंगी सबको। तेरे घर के एक एक इंसान को खुदकुशी करके मार डालूंगी। कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर विक्रम चुड़ैल से डरकर उसका पीछा करता है और वो चुड़ैल उस झूले वाले पेड़ के अंदर समा जाती है। वहीं एक बुढ़िया भी उस पेड़ पर झूलती है और उस रस्सी की फांसी बनाकर उस पर लटक कर मर जाती है। विक्रम उस बुढ़िया को बचाने के लिए हिल भी नहीं पा रहा था। इतने में उसकी आंख खुलती है और वो साथ वाली जगह पर अनुपमा को नहीं पाता। उसे हंसने की वही आवाज आती है। वो भागता हुआ अनुपमा के पास जाता है, जहां वो झूला झूल रही थी। डर कर विक्रम कहता है,
अनुपमा, अनुपमा, ये झूला मत झूलो, ये तुमसे भी खुदकुशी करवा लेगा और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। अनुपमा, अनुपमा मेरी कोई बात नहीं सुन पा रही, मुझे ही कुछ करना होगा। अनुपमा। ये बोलते ही वो अनुपमा का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता है। कुछ देर बाद बुलडोजर से उस पेड़ को वो उखड़वा लेता है, साथ ही एक तांत्रिक की मदद से उस पेड़ को जलवाकर भस्म करवा देता है, जिसके बाद वो कहता है, शुक्र है मैंने अनुपमा को बचा लिया, वरना वो भी मेरे पूरे परिवार की तरह खुदकुशी कर इस पेड़ पर लटक जाती। अच्छा हुआ जो मैंने सही वक्त पर उस पेड़ के अंदर की चुड़ैल को तांत्रिक से भस्म करवा दिया। इस तरह विक्रम अपनी पत्नी अनुपमा का बहुत ख्याल रखता है।